नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे से। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमने शुरू किया था वैदिक काल से, फिर हमने वैदिक सभ्यता देखी थी, फिर हमने देखा था बुक्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, और ऐसे ही क्रमवश हमने आगे चलकर बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। उसमें से एक और हमने दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था 16 महाजनपद के बारे में और राइस ऑफ मगध के बारे में। तो दोस्तों, राइस ऑफ मगध में मैंने आपको काफी सारी डायनेस्टीज के बारे में बता दिया था, हर्यंक डायनेस्टी का बताया था, आगे सब कुछ बताया था पाटलिपुत्र के बारे में। तो आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सबसे मेजर डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, मौर्यन एम्पायर के बारे में आज हम देखेंगे और शुरू करेंगे। तो हमारा मौर्य साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, और आगे चलकर आप देखेंगे तो हमको गुप्ता डायनेस्टी, और नीचे साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट, चेरा, चोला और पांड्या, ये हमारी कुछ प्रमुख डायनेस्टी से, इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं हमारे, अगर एंशियंट हिस्ट्री से आता है तो ये चीज का अपन को ध्यान रखना है। और आज हम देखने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर। तो चलिए, मौर्यन एम्पायर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस समय मौर्यन एम्पायर सबसे ज्यादा विस्तृत, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेंडेड एम्पायर्स में से एक था, बहुत ज्यादा ही क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो हमारा एपी सेंटर था, मतलब जो मेन मुख्य केंद्र बिंदु था, मुख्य राजधानी थी, वो हमारी पाटलिपुत्र वाला रीजन था। मतलब ये मगध की राजधानी हमारी पाटलिपुत्र थी। फिर ये हमारा बाद में अशोक ने 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़कर कलिंग को भी अपने एरिया में कवर अंडर में ले लिया था। फिर अगला दोस्तों हमारा आता है गांधार, गेड्रोसिया, कुंताल, विदर्भ, ये सारे रीजन भी हमारे बाद में मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ गए थे। तो ये सारी चीजें भी हमको याद रखनी है। दोस्तों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमको सोर्सेस कहाँ से पता चलते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। मतलब देखिए, हर पहले ये काफी हजारों साल पुरानी बातें हैं, तो अब आज की बात तो है नहीं, कल का परसों का खाया तो अपन को याद रहता नहीं है, तो इनके सोर्सेस कहाँ से याद रहेंगे। तो दोस्तों, सोर्सेस का प्रमुख स्रोत हमारे हैं, सबसे पहले आते हैं, एक होता है साहित्यिक और एक होते हैं हमारे पुरातात्विक। साहित्यिक का मतलब होता है दोस्तों लिटरेचर वाले सोर्सेस। मान लीजिए मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है, तो इंडिका में हमको सारी चीजों का पता चल गया कि उसमें 7 जातियों के बारे में बताया है ना, और उसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अर्थ, हमारी अगली अर्थशास्त्र हो गई, तो हमारे कौटिल्य ने लिखा है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया। और ऐसे ही कर करके एक एक चीज के बारे में हमको इन लिटरेरी सोर्सेस से पता चलता है, मतलब साहित्य से पता चलता है। फिर दूसरी चीज हमारे आता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और इसको ही हम बोल सकते हैं कि पुरातात्विक। तो दोस्तों, यहां से हमको पता चलता है कि जैसे अशोक ने एडिक्ट्स लिखवाए थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़ोगे आप, इंस्क्रिप्शंस पढ़ोगे, भाबरू अभिलेख है ना, रुम्मनदेही अभिलेख, तो इन सब से भी हमको पता चलेगा कि कहाँ कैसा क्या चला करता था। तो ये चीजें हमको देखनी है। अगला आता है दोस्तों हमारा अशोक के अभिलेख। फिर हमारे आते हैं प्रमुख शासक के बारे में हम देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक बनते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कि फिर हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथ, जिसमें हमारा दीपवंश, महावंश, दिव्य वादन आते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में हम परिशिष्ट पर्वन के बारे में देखेंगे। एक चीज दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली है कि हमारे मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, काफी स्रोत में उनको अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। जैसे कि मैं अगर आपसे बताऊं तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में उनको क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह में उनको एक शूद्र कहा गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत में, और विदेशी विवरण में हम मेगस्थनीज की इंडिका, पर्णी की प्राकृतिक इतिहास, और ये सारी चीजें स्ट्रैबो वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात में आते हैं और हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी आती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य ने, जिनको हम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस किताब को संस्कृत भाषा में लिखा है। पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हमारी आती है कि कौटिल्य जो थे हमारे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपसे दोस्तों बात करूं तो इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से में शिक्षक थे ये, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये शिक्षक थे। और अगली एक और आपको मैं बात बता दूं दोस्तों, तो इनको ही भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली एक यूरोपियन कंट्रीज में एक बहुत इन्हीं के जैसे एक बहुत विद्वान एक पुरुष रहा करते थे, मैकियावेली उनका नाम था। वो भी डिप्लोमेसी में, कूटनीति में बहुत माहिर आदमी थे। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, अपन भारतीय हैं, जो हमारे मैकियावेली थे ये चाणक्य के काफी हजारों साल बाद आए थे, है ना, लेकिन हम बोलते हैं कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को। तो दोस्तों, ये मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत बात है। हमको बोलना चाहिए था
यूरोप का चाणक्य, किसको? मैकियावेली को कहना चाहिए था। तो ये ज्यादा सही बात होगी, क्योंकि चाणक्य की टक्कर में तो भाई उस समय भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है ना। डिप्लोमेसी, कूटनीति, आपका स्पाई एजेंट सिस्टम, ये सब जो अभी चल रहे हैं ना प्रचलन, आप जो धुरंधर मूवी देख के आते हो बोलते हैं स्पाई सिस्टम होता है, ये सब होता है, भैया वो बहुत पहले आ गया था। ये सारी चीजें किसने? हमारे चाणक्य ने बता दी थी, है ना। और आप जो चीजें सोच भी नहीं सकते वो चाणक्य ने उस समय बता दी थी हमको, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को बहुत मौर्यन पीरियड में हम इसको ही बेस्ट बुक मानकर चलते थे, है ना, और इसको ही फॉलो किया करते थे वहां के रूलर्स। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर श्याम शास्त्री जी ने 1909 में इसका प्रकाशन किया था। तो ये हो गई हमारी अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी, कौन सी किताब आती है अगली? हमारी आती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की मैं अगर आपसे बात करूं तो विशाखा दत्त के द्वारा इसको लिखी गई है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई। पहली बात तो ये हो गई। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों हमारी कि एक संस्कृत ड्रामा है, मतलब संस्कृत नाटक है ये। और इसमें हमको क्या पता चलता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मानंद को हराया था और नंद डायनेस्टी का पतन हो गया था, ये हमको विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में पता चलता है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, ये एक संस्कृत ड्रामा है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द का यूज किया गया है दोस्तों, वृषाल शब्द का यूज। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को हमारे विशाखा दत्त ने क्या कहा है? वृषाल से संबोधित किया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? विशाखा दत्त ने क्या लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखी है। इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहला पॉइंट, संस्कृत ड्रामा है, ये संस्कृत नाटक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि इसमें हमको नंद वंश के पतन के बारे में पता चलता है ना, कि कैसे नंद वंश का पतन हो जाता है, डिक्लाइन ऑफ नंदा डायनेस्टी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको क्या बताई दोस्तों? मैंने आपको बताई कि हमको किसको विशाल कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल कहा गया है। किसके द्वारा? हमारे विशाखा दत्त के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, अगला आता है हमारे बौद्ध ग्रंथ। तो मैंने आपको बताया था श्रीलंका के हमारे दो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ थे, एक था दीपवंश और एक था महावंश। आपको याद होगा दोस्तों, आगे चलकर भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक के बेटा और बेटी थे, इन दोनों को अशोक भेजता है श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, है ना। तो हमको आगे चलकर देखेंगे कि दीपवंश और महावंश में हमको अशोक के तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में पता चलता है ना। आपको बौद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल्स तो याद होंगी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कब होती है? 483 बीसी में होती है। कहां पे होती है? राजगृह में होती है। किसके टाइम पे होती है? अजात शत्रु के टाइम पे होती है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में होती है। कहां पे होती है? वैशाली में होती है। किसके टाइम पे होती है? कालाशोक के टाइम पे होती है ना। और सुबुकामी इस समय क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। तो ये होती है हमारी 250 बीसी में, अशोक के टाइम पे होती है। राजा उस समय अशोक रहते हैं और मोगली पुत्र तिस्सा क्या रहते हैं हमारे दोस्तों? अध्यक्ष रहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीन बता दिया तो चौथी भी बता ही देता हूं। फर्स्ट सेंचुरी में हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कुंडल वन कश्मीर में होती है। कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उनके टाइम पे होती है हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगला एक और चीज मैं अगर आपसे बताऊं, हमारा जो हमारा दिव्यावादन है, ठीक है, तो इसमें हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है ना। ये जो दिव्या जी की किताब है, ये है ना दिव्यावादन, तो इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्षत्रिय कहा गया है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के हिसाब से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से शूद्र कहा गया है ना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालन समुदाय का कहा गया है, दैट इज पिकॉक ब्रीडर कम्युनिटी। पिकॉक ब्रीडर कम्युनिटी का कहा गया है किसको? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला आता है दोस्तों हमारे जैन ग्रंथ के हिसाब से भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है, तो ये भी हमको पता है। अगले आते हैं दोस्तों हमारे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की बात करूं तो भाई साहब ने लिखी है इंडिका। इंडिका लिखी है और ये थे हमारे दरबारी। किसके दरबारी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, आगे चलकर मैं अभी आपको बताऊंगा। 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? सेल्यूकस निकेटर के बीच में होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सेल्यूकस निकेटर होते हैं वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं, है ना। और वो क्या कर देते हैं, फिर अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे करवा देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देते हैं, है ना। और क्या होता है कि चंद्रगुप्त उसके बदले में इनको 500 हाथी देते हैं। कितने हाथी देते हैं? 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। और वो दोनों एक रीजन को डिसाइड कर लेते हैं, वो हिंदू कुश वाला रीजन होता है जो अफगानिस्तान में, कि तुम इस पार नहीं आओगे और मैं उस पार नहीं जाऊंगा। तो इसको एक बाउंड्री की तरह सेट कर लिया जाता है।
और उसी के साथ साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक खास आदमी को जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था कि लो भाई अब से आप इसको रखो, है ना, और ये इनके आके दरबारी बन जाते। तो सेल्यूकस निकेटर भाई साहब ने ये हमारे मेगास्थनीज भाई साहब ने लिखी थी इंडिका नामक एक किताब। यहां से एक चीज हमको पता बहुत अच्छे से चलती है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है कि 7 जातियों के बारे में हमको बताता है हमारा मेगास्थनीज। कितने की बातें में बताता है? 7 जातियों के बारे में बताता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और यूनानी भाषा में रचित है हमारी मेगास्थनीज की इंडिका, ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों अगला हमारे आते हैं स्ट्रैबो भाई साहब। कौन से भाई साहब? स्ट्रैबो भाई साहब हमारे आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रैबो की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्ट्रैबो जो थे हमारे, इन्होंने, ये एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने एक ज्योग्राफी नामक एक किताब लिखी थी। इनका अगर मैं आपसे सबसे बड़े योगदान की बात करूं तो इनने मेगास्थनीज के इंडिका का संरक्षण किया था, उसको कंजर्व करके रखा था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे सेल्यूकस निकेटर बेटी हेलेना की शादी किससे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। कौन बताया? सौरभ भैया बताए, सौरभ सर बताए? नहीं, सौरभ सर भी तो कहीं से पढ़कर आए हैं। तो सौरभ सर ने स्ट्रैबो की एक किताब खोली, उसमें लिखा था कि हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई थी, है ना। ठीक है, ये हमको कौन बताता है? स्ट्रैबो बताता है। मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बीच में बताता है हमारे किस किस के मैट्रिमोनियल अलायंस, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये चीज हमको यहां से पता चलती है स्ट्रैबो से, ये चीज आपको याद रखना है। अगला दोस्तों हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब हम आते हैं मौर्य शासन में, प्रमुख मौर्य शासन के बारे में देखते हैं, शासक के बारे में, मतलब मेजर प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में अब हम देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे आते हैं संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। क्या शानदार आदमी था, है ना। मतलब कौटिल्य का क्या हुआ, कौटिल्य की बेइज्जती हुई, किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा। उनकी बेइज्जती हुई और उनने एक बच्चे को उठाया और बच्चे को उठा के क्या बना दिया? मौर्य साम्राज्य का राजा बना दिया। सोचिए कौटिल्य का दूरदर्शिता, फोर साइटेडनेस भी कितनी तगड़ी होगी। तो वो जो बच्चा था वो हमारा कौन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं आपसे बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे 322 बीसी में, कब दोस्तों? 322 बीसी में हमारे सिंहासन पर बैठते हैं और 321 बीसी में राज्य अभिषेक होता है। मतलब 321 बीसी में वो, 322 बीसी में वो थ्रोन में बैठते हैं और 321 बीसी में उनका कोरोनेशन सेरेमनी होता है, दैट इज राज्य अभिषेक होता है। ये चीज पहली चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं। ये हो गई अगली चीज। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फिर अगली हमारी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उन्होंने क्या बोलते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को आगे चलकर हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर की मैंने आपको पूरी कहानी बता दी थी, 305 एडी में हराया था। फिर अगले एक और चीज आती है कि उन्होंने अपना जो राजमहल बनाया था वो हमारा लकड़ी का राजमहल था। किसका राजमहल था? पूरा उनका लकड़ी का राजमहल था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आइए हम शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म दोस्तों? जैन धर्म अपना लिया था। फिर हमारे आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार किसके बेटे हैं? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के। इनने आजीविका सेक्ट को अपना लिया था, आजीविका संप्रदाय को अपना लिया था, जिसके लिए बराबर गुफाएं हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर हमारे आते हैं अशोक। अशोक हमारे किसके बेटे थे? बिंदुसार के बेटे थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आप देख रहे हो, जैन धर्म, आजीविका और बौद्ध धर्म। फिर हमारे आते हैं दशरथ। फिर हमारे आते हैं संप्रति। संप्रति भाई साहब ने भी हमारे जैन धर्म अपना लिया था। फिर अंतिम शासक हमारे रहते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ की मैं अगर आपसे बात करूं तो इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? इनके ही कमांडर के द्वारा, इनके ही सेनापति के द्वारा, जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग इनका हत्या कर देते हैं और इसके बदले में वो कौन सी डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी की नींव रखते हैं, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो अगला आता है दोस्तों हमारा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा। 322 बीसी में सिंहासन पर बैठते हैं और 321 बीसी पर इनका राज्य अभिषेक होता है। पाटलिपुत्र को ये अपनी राजधानी बनाते हैं और कौटिल्य इनके प्रधानमंत्री होते हैं। चाणक्य इनके मेंटर होते हैं, गुरु होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो ये पर्शिया ईरान वाले रीजन से लेकर हमारे बंगाल वाले रीजन तक फैला हुआ था। फिर हमारे कश्मीर वाले रीजन से लेकर कर्नाटक, मैसूर वाले रीजन तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। तो दोस्तों आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। ये पूरा इनका एम्पायर था, ये चीज याद रहेगी।
कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, ना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो साम्राज्य का विस्तार फारस से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, ये चीज आपको याद रखिए। मैं ही समझा रहा हूँ कन्याकुमारी नहीं है और मैं ही बोल दिया कन्याकुमारी है, हो जाता है अक्सर ऐसा, कोई बात नहीं, है ना। तो मैंने आपको बताया था अगला आता है हमारा युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? सिंधु नदी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंधु नदी का युद्ध। सिंधु नदी के युद्ध की अगर मैं आपसे बात करूं तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था, 305 बीसी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। और इसमें क्या होता है, हिंदू कुश दोनों राज्यों की सीमा बना दी गई थी। फिर अगली आती है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेलेना का विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। और इसका विवरण हमको कहां देखने को मिलता है? इसका वर्णन, इसका मेंशन, इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है सौरभ सर स्ट्रैबो के किताब में। ये चीज आपको याद रखनी है। और मेगास्थनीज को राजदूत के तौर पर भेजा गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारे हिंदू कुश के पर्वत है, ये हमारे कहां पर है दोस्तों? अफगानिस्तान वाले रीजन में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हमारी आती है, अब हमारे आते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में इन्होंने अपना राजमहल बनवाया था। जीवन के अंतिम चरण में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को दोस्तों? जैन धर्म को अपनाया था। और अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भद्रबाहु की अध्यक्षता में क्या हुआ था? भद्रबाहु उस समय के एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक आचार्य हुआ करते थे जैन धर्म में। तो मैंने आपको बताया था दिगंबर जैन होते हैं और एक श्वेतांबर जैन होते हैं। मगध में 12 सालों तक अकाल पड़ा था, 12 वर्ष तक के लिए फेमाइन आया था। तो जब वहां पर फेमाइन आया था तो जो हमारे भद्रबाहु थे वो उनकी अध्यक्षता में वो लोग कहाँ आ गए थे? साउथ इंडिया में आ गए थे। उनके जो फॉलोअर थे, उनके जो अनुयायी थे। लेकिन एक और थे हमारे स्थूल भद्र मगध वाले रीजन में ही रह गए थे और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में वो लोग फैल गए थे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भद्रबाहु जब वो साउथ इंडिया की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने दिगंबर जैन की शुरुआत की, ठीक है, दिगंबर सेक्ट की, संप्रदाय की। और वो स्थूलभद्र जो थे हमारे, वो किसकी करते हैं? हमारे श्वेतांबर की करते हैं। तो ये हमारा भारत देश है, ये हमारा मगध वाला रीजन है। और मगध वाले रीजन से नीचे की तरफ कौन आ जाता? हमारे दिगंबर जैन आ जाते हैं। यहीं पे कौन रहते हैं? श्वेतांबर जैन रहते हैं। तो दिगंबर किसकी अध्यक्षता में आते हैं? भद्रबाहु की अध्यक्षता में नीचे आ जाते हैं साउथ वाले रीजन में। और श्वेतांबर किसकी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में उसी रीजन में रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये हो गई। और हमने देखा कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में क्या कर लेते हैं? जैन धर्म को अपना लेते हैं। जब वो जैन धर्म को अपनाते हैं तो वो साउथ इंडिया की तरफ आ जाते हैं। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहीं पे दोस्तों मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया था क्या कि गोमतेश्वर का टेम्पल है, वहां पे बाहुबली का मंदिर है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो वहां पे क्या याद रखना आपको कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्रबाहु की अध्यक्षता में साउथ इंडिया की तरफ आ जाते हैं कर्नाटक में और श्रवणबेलगोला में अपनी संलेखना को प्राप्त कर लेते हैं। संलेखना का मतलब होता है तब तक उपवास रखना जब तक आपका निधन ना हो जाए। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला आता है हमारा संलेखना द्वारा इनका जीवन त्याग हुआ और इनको ही सेंड्रोकॉटस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस के नाम से जाना जाता था। किसको? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आता है दोस्तों हमारे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार। बिंबिसार नहीं है, ये बिंदुसार है। बिंबिसार कौन थे? हर्यंक वंश के राजा थे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस सबसे पहली बार किसने शुरू किया था? बिंबिसार ने किया था। 3 महिलाओं से शादी की थी, याद है? लिच्छवी की थी, शिलाना थी, कौशला थी, ये सब याद है। उनके बेटे थे अजातशत्रु, है ना। तो चलिए काम की बात पे आते हैं। हमारे कौन आते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ही इज बेसिकली नोन एज अमृत घात। मतलब अमित्र घात का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। क्या करते थे? इनके सामने एनिमी आए और खचाक, है ना, काट के अलग कर देते थे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि शत्रुओं के संहारक थे, इनके नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? हमारे बिंदुसार। और अमित्र घात भी इनको कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं, देखिए मुख्य पॉइंट तो इनका है अमित्र घात इनको कहा जाता है। एंटियोकस नामक एक राजा थे, यूनानी रूलर थे, उनसे इनकी अच्छी मित्रता थी। तो एंटियोकस से आपको बस एक चीज याद रखना है कि एंटियोकस से ये 3 चीजें मांगते हैं। सबसे पहले क्या मांगते हैं? शराब मांगते हैं, ठीक है, वाइन। फिर मांगते हैं उनसे फिक्स, मतलब सूखे अंजीर मांगते हैं। और तीसरी चीज वो मांगते हैं दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर। तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा एंटियोकस रहता है, एंटियोकस हमारा क्या दे देता है उनको? उनको शराब दे देता है, उनको अंजीर दे देता है, लेकिन उनको बोलता है दार्शनिक नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो दार्शनिक वो नहीं देता है, फिलोसोफर नहीं देता है। ये चीज आपको याद रखनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि दार्शनिक नहीं देता है, लेकिन आगे चलकर वो अपना एक राजदूत भेज देता है जिसका नाम रहता है डायमेकस। क्या रहता है? डायमेकस नाम रहता है, उसको भेज देता है। तो यही है बिंदुसार की पूरी कहानी। बिंदुसार का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। और हाँ, इनके यहाँ एक और
अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि हमारे पिंगल वत्स इनके दरबार में रहा करते थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो देखिए मुद्दे की बात में आते हैं। मद्रसार और सिहसेन के नाम से इनको जाना जाता था। अमित्रोकोट्स भी कहा जाता था यूनानियों के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताना भूल गई कि आजीविक संप्रदाय, आजीविका सेक्ट को इन्होंने फॉलो किया था, आजीविक संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे, फॉलोअर बन गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, किससे? हमारे बिंदुसार से। और पिंगलवत्स से इनके दरबार में रहा करते थे। फिर अगली चीज आती है कि एंटियोकस से इनके कैसे संबंध थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो एंटियोकस, और फिर हमने देखा कि एंटियोकस ने किसको भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत को भेज दिया था उनके दरबार में। फिर क्या होता है हमारा कि अगली चीज हमारी आती है दोस्तों कि बिंदुसार ने एंटियोकस से कितनी चीजें मांगी? 3 चीजें मांगी। शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिकों को की मांग की। मतलब क्या होता है कि हमारा सबसे पहले वो मांगते हैं वाइन, फिर हमारे मांगते हैं ड्राइड फिक्स, फिर हमारा मांगते हैं फिलोसोफर, है ना। किससे मांगते हैं? एंटियोकस से मांगते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या चीज समझाई? मैंने आपको समझाई कि शराब मतलब होता है वाइन, और सूखे अंजीर मतलब होता है फिक्स, और एक और हमारा कौन होता है? दार्शनिक मतलब होता है फिलोसोफर। तो उसने क्या दे दिया एंटियोकस ने? वाइन दे दिया, फिक्स दिया, जी दिया। क्या फिलोसोफर दिया? नहीं दिया। इसके बदले में क्या दिया? एक राजदूत दिया, मतलब एक एम्बेसडर दिया, जिसका नाम क्या था? डायमेकस था। तो ये चीज क्या आपको याद रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक और चीज याद रख लो, तारानाथ ने इनको प्रायदीप का क्या कहा था? प्रायदीप भारत का विजेता कहा था। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारानाथ ने इनको प्रायदीप भारत का विजेता कहा था। इट मींस दैट तारानाथ कॉल्ड हिम द कॉन्करर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कॉन्करर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कहा गया है किसको? हमारे बिंदुसार जी को। अगली चीज, इनके समय पे क्या हुआ था? 500 मंत्री हुआ करते थे, और उन 500 मंत्रियों का जो अध्यक्ष हुआ करता था, जो हेड हुआ करता था, उसको हम खल्लटक कहा करते थे। क्या कहा करते थे दोस्तों? खल्लटक। याद रखिएगा ये चीज भी आप, है ना। तो ये हमारे हो गए खल्लटक, है ना। ये हो गया अगला। देखिए, हिज कोर्ट हैड 500 मिनिस्टर्स लेड बाय खल्लटक। तो ये हमारे हो गए बिंदुसार भाई। अब हमारे आते हैं अशोका द ग्रेट। अशोक आते हैं अब हमारे लेजेंड आदमी, ठीक है, क्योंकि आधा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ही आदमी अशोक की वजह से जानता है ना। आप जितना भी कुछ कोई बचपन में कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, बच्चे इनके बारे में तो जरूर समझते हैं कि हाँ ये कोई थे। जिसको हिस्ट्री का जीरो नॉलेज है वो भी अशोक के बारे में तो जानता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अशोक की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी आती है कि किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। लेकिन पौत्र मतलब हमारे ग्रैंडसन किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। और 273 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व में क्या बने थे? राजा बने थे। लेकिन 269 ईसा पूर्व में इनका क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है। इसका मतलब होता है किंग कब बने थे? 273 बीसी में। क्राउन मतलब कोरोनेशन कब होता है इनका? 269 बीसी में होता है। तो ये चीज याद रखना है भैया। मेरे अशोक के बारे में एक भी पॉइंट मिस मत कर देना, एग्जाम में आता है ना। अशोक बस एक ऐसा टॉपिक, अशोक का बस एक ऐसा वो हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्योंकि इसके बारे में अभी आपको भी होगी आगे चल के। इंस्क्रिप्शन इसने इतने सारे किए, 14 मतलब 14 रॉकेट डिक्ट्स किया, बहुत सारी चीजें की भाई ने, रुम्मनदेही अभिलेख लिखवाया। लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक क्या रहता है? मौर्य साम्राज्य का शासक था ये, याद रहेगा। 273 से लेकर हमारा कब तक रहता है दोस्तों? 232 तक रहता है, और महानतम शासकों में से एक था। देखिए क्या होता है कि इसके पिताजी बिंदुसार जी ने इसको क्या बनाया था? उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर बनवाया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उज्जैन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अवंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवंती बोलते हैं। मतलब अवंती का गवर्नर हमारा कौन था? हमारा अशोक था। फिर अगला आता है हमारा कि ये एक महावंश में हमको पता चलता है। महावंश मैंने आपको बताया था, दीप वंश और महावंश। तो महावंश के हिसाब से हमको पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। वाह। लेकिन अशोक महान है। अभी आगे चलकर आप इनके और कांड देखेंगे, है ना। 261 बीसी में इनने कलिंग का युद्ध लड़ा, है ना। 1 लाख लोगों को मार दिया, नदी लाल हो गई बस थोड़ा सा, और 1.5 लाख लोगों को मतलब डिपोर्ट कर दिया, मतलब निर्वासित कर दिया। लेकिन अशोक महान था, कोई बात नहीं, अच्छे थे। चलिए, लुम्बिनी। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा रुम्मिनदेही अभिलेख। रुम्मिनदेही अभिलेख कहाँ का? नेपाल का, है ना। नेपाल, कपिलवास्तु, है ना। याद है किसका जन्म हुआ था? सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ आगे चलकर क्या बने थे? गौतम बुद्ध पढ़े थे। बौद्ध धर्म पढ़े हो ना, 50 मिनट का लेक्चर है भाई, इतने अच्छे समझाए हूँ, मजा आ गया होगा आपको, है ना। तो हमारा
रुम्मिनदेही अभिलेख की अगर मैं आपसे बात करूं तो उस पे हमको भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। किसने लिखवाया है? अशोक ने लिखवाया है। फिर एक और चीज याद रखने की, कर मतलब लैंड टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया था अशोक के द्वारा, 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 1/8 कर दिया गया था। और रुम्मिनदेही अभिलेख में ही हमको पता चलता है कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है ना। शुरू करते हैं। रुम्मिनदेही नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्म स्थली है। अशोक के जन्म के शासन के 20वें वर्ष का अभिलेख है। और लुम्बिनी धर्म यात्रा का उल्लेख भी हमको मिलता है। और भूमि कर मतलब लैंड टैक्स 1/8 कर दिया गया था, है ना। और पहले कितना था दोस्तों? 1/6 था। तो ये चीज आपको याद रखना है, लैंड टैक्स रिड्यूस टू 1/8। और बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि अशोक को काफी सारे नामों से जाना जाता था। तो अशोक के सबसे फेमस नामों में से एक नाम था प्रियदर्शी। क्या नाम था? प्रियदर्शी। और अशोक तो था ही। अशोक का नाम अशोक हमको कहां पता चलता है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का सवाल है। गुर्जरा अभिलेख में पता चलता है। कहाँ चलता है? गुर्जरा अभिलेख। कहाँ पे है सौरभ सर? ये दतिया में है। कहाँ? दतिया मध्य प्रदेश में है। दतिया किस संभाग में आता है? ग्वालियर संभाग में आता है। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और किस नाम से जाना जाता है? देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, मतलब देवताओं का चहेता। किसका चहेता? देवताओं का, बिलव्ड बाय गॉड्स। फिर अगली चीज हमारी क्या आती है? हमारा प्रियदर्शी या फिर प्रियदसी। प्रियदासी भी इसको नाम से के नाम से भी जाना जाता था। ही हु लुक्स विद काइंडनेस, मतलब जो हमारे दयालु दृष्टि वाला होता। और एक हमने पढ़ा देव नाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। फिर दोस्तों अगला हमारा आता है अशोक। अशोक को अशोक नाम से कहा जाना जाता था? मस्की अभिलेख में और गुज्जरा अभिलेख में। मस्की कहाँ पे है? कर्नाटक में है ना। तो हमारा मस्की अभिलेख कहाँ पे है? कर्नाटक वाले रीजन में है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा क्लियर। और गुजरा हमारा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हमारा दतिया। दतिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दतिया कहाँ पे? हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे हमको पता चलता है कि अशोक भाई साहब का नाम अशोक था, है ना। चलिए अगला क्या आता है हमारा? और चंद अशोक। चंद अशोक मतलब हमारा होता है क्रूएल अशोक। कैसा अशोक? क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या होता है? क्रूर अशोक, है ना। और नेक्स्ट हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है। और धर्म अशोक का भी हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि बाद में हमारे अशोक भाई साहब ने धार्मिक चीजें शुरू कर दी थी, है ना। अगला हमारे ये चीज क्लियर हो गई। हमारा अशोक हो गया, चंद अशोक हो गया, धर्म अशोक हो गया। फिर दोस्तों अगला हमारा क्या आता है? अब मैं आपको बताऊं, प्रारंभिक सैन्य अभियान की बात करूं तो सैन्य अभियानों द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया इसने। अवंती, उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल रह चुका है। तो ये चीज तो आपको याद रखनी है। और गांधार, कंबोज और कलिंग के कुछ भागों पर नियंत्रण स्थापित किया था, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, गांधार, कंबोज और कलिंग। तो अब हम आते हैं किसमें? सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से पूरी अशोक की जीवन की दशा बदल गई। कहां से? कलिंग का विजय। कलिंग विजय मतलब कलिंग कॉन्कर। तो देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। तो अशोक का एकमात्र मेजर वॉर था ये। अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था जो कि 261 बीसी में होता है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको अगर याद रखनी है तो एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर क्या होता है? 1 लाख लोगों का निधन हो जाता है। 1 लाख लोग मारे जाते हैं। सोच रहे हो 1 लाख कितना होता है ना। और मौर्य और कलिंग के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और हमको सबसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि याद रखने लायक चीज क्या है, तो 13वें प्रमुख शिलालेख 13th रॉक एडिक्ट में हमको पता चलता है किसके बारे में? 13th रॉक एडिक्ट में हमको पता चलता है किसके बारे में? कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद क्या होता है? जब अशोक भाई साहब को लगता है कि अरे यार 1 लाख को तो बहुत ज्यादा हो गए, है ना, इतनों को नहीं मारना चाहिए था। तो इसके बाद क्या करते हैं? वो भेरी घोष छोड़कर धर्म घोष अपना लेते हैं। कौन सा घोष छोड़कर? भेरी घोष छोड़कर धर्म घोष अपना लेते हैं हमारे कौन भाई साहब? अशोक भाई साहब। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। भेरी घोष छोड़ देते हैं, बोलते हैं ना। और कौन सा घोष अपना लेते हैं? धर्म घोष अपना लेते हैं, बोलते हैं हाँ। ये चीज याद रहेगी। 1 लाख लोग निपट जाते हैं, 1.5 लाख लोग निर्वासित हो जाते हैं, इसका मतलब डिपोर्टेड हो जाते हैं। और अशोक को गहराई से प्रभावित हो जाते हैं। अशोक बोलते हैं अरे यार बहुत गंदा हो गया यार, मैं इतना बुरा हूँ, है ना। और फिर क्या होता है? उन्होंने अब मच्छर मार के हमको लगने लगता है यार नहीं मारना था यार, बेचारा खून ही तो चूस रहा है ना। लेकिन भाई साहब 1 लाख, है ना। और उन्होंने बौद्ध धर्म और अहिंसा अपना ली, है ना। मतलब इन्होंने बुद्धिज्म अपना ली उसके बाद। और उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों? उसके बाद इन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन 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 एक चीज याद रखने वाली है। क्या चीज याद रखने वाली है? अशोक ने अपनी तरफ से ये कभी नहीं बोला था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं उसने। उसने ये कहा कि मैं अपनी तरफ से कभी शुरू नहीं करूंगा, है ना।
लेकिन तुम मारोगे तो बेटा छोड़ूंगा भी नहीं। और उस समय ये हालत हो गई थी पूरे भारत देश की, पूरे विश्व की, कि सबको पता चल गया था कि अशोक अभी 1 लाख लोगों को काट के फुर्सत हुआ है ना। तो अभी अशोक से मत भिड़ो, अभी क्या कभी मत भिड़ो, है ना। कब उसके मन में एक और वो जाग जाए कि यार इन लोगों को और निपटा देते हैं, लगे हाँ 2 ही लाख लोग तो और हैं, फिर अपना लेंगे और अच्छा बौद्ध धर्म अपन, है ना। फिर तो बाद में तो अपन को देखो रिग्रेट करना ही है, तो 1-2 लाख और बचे हैं, इनको भी अलग करो, है ना। ये चेरा चोला पांड्या बचा है, ये वाला रीजन नीचे का कोई भी, है ना, तो इसको भी ले ही लेते हैं, बाद में एक साथ पूरा बोलेंगे कि अरे यार बहुत बुरा लग रहा है यार, है ना। ये वही बात है कि आप बड़े मतलब पैसे वाली पार्टी हैं, आपके पास 6 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए की अच्छी लग्जरी कार है, मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, और उससे आप मंदिर जा रहे हैं और सभी लोगों को समझा रहे हैं कि सब कुछ मोह माया है, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, है ना। सब बोल रहे हैं जी 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 हम देख रहे हैं कि सब मोह माया है ना। यही होता है दोस्तों, है ना। तो भेरी घोष के स्थान पर कौन सा घोष अपना लेते हैं, वो धर्म घोष अपना लेते हैं। अब हम आगे चलकर अशोक के धर्म के बारे में देखेंगे, तो ये चीज शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अशोक के मैं रीजन की बात करूं तो हिंदू कुश मैंने आपको बताया था अफगान, 305 बीसी, तो आपको याद होगा सेल्यूकस निकेटर और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब अशोक के दादाजी की लड़ाई हुई थी, उनको बदले में कौन मिली, दादी मिली। दादी का नाम क्या था, हेलेना, तो याद है ना। किसने बताया था, स्ट्रेबो भाई साहब ने बताया था कि इनकी मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुई है, शादी हुई है ना। और अगला क्या आता, हमारे बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे कर्नाटक, लेकिन ये चेरा चोला और पांड्या वाला रीजन नहीं आता था उनके अंडर में, ये चीज याद रखना है, लेकिन इन्हीं के समय का था वो, है ना। और ये हमारा ईरान वाला रीजन है, ये हमारा अरेबियन सी है प्यारा, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्या आता है, अब हम प्रमुख स्रोत की बात करें तो सबसे पहला तो हमारे अशोक के अभिलेख आते हैं, और फिर हमारा आता है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे कलहन भाई साहब ने लिखा है, किसने लिखा है, कलहन भाई साहब ने लिखा है। कलहन भाई साहब ने राजतरंगिनी लिखी है, और उसमें उनने क्या बताया है, उसमें उनने बताया है कश्मीर के राजाओं का इतिहास, है ना, कि कश्मीर के राजा कैसे थे, और वहां के बारे में पूरा वर्णन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, राजतरंगिनी में देखने को मिलता है, विच वॉज रिटन बाय हमारे कलहन के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दिव्या वादन और महावंश में भी अशोक का वर्णन मिलता है ना, तो ये दिव्या जी का है ना। तो दिव्या वादन और हमारा कौन सा वंश, महावंश। फिर हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो हमारे अशोक भाई साहब से वो बौद्ध धर्म किसकी अध्यक्षता में, किसकी गाइडेंस में अपनाए थे, तो उपगुप्त नाम याद रखना है आपको, किसका नाम, उपगुप्त का नाम याद रखना है। उपगुप्त की अध्यक्षता में हमारे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी अध्यक्षता में अपनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जी की अध्यक्षता में जैन धर्म को अपनाया था, और श्रवण बेलगोला में हमारे कर्नाटक में चले गए थे। चलिए फिर अगला क्या आता हमारा दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे मोगलीपुत्र तिस्सा जी थे, ये चीज भी आपको याद होगी, है ना। और कब होती है, 250 बीसी में हमारी क्या होती है, तृतीय बौद्ध संगति होती है, दैट इज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। फिर हमारे क्या आता है, कश्मीर कांधार और हमारा गुजरात और सौराष्ट्र और मैसूर और सुवर्णकोल में हमारे क्या थे, प्रमुख प्रांत हुआ करते थे, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला हमारा क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं बताऊंगा आपको अशोक के धर्म के बारे में। तो जो अशोक का हमारा धर्म है, धम्म को ही हम धर्म का प्राकृत रूप कहते हैं, और नैतिक एवं सामाजिक सिद्धांतों का समूह होता है ये। बस आपको यही चीज याद रखना, जो हमारा धम्म है वो धर्म का प्राकृतिक रूप है, इट इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ धम्म, याद रहेगा आपको, है ना, प्राकृत फॉर्म ऑफ धर्म। और ये क्या है, कोड ऑफ मॉरल सोशल प्रिंसिपल्स है। इसमें हमारा क्या आता है दोस्तों, सहिष्णुता आती है, जिसका मतलब होता है टॉलरेंस, फिर अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, फिर हमारा सदाचार आता है जिसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, फिर आता है सामाजिक कल्याण मतलब सोशल वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है अशोक के धर्म का, तो राहुलो वात्सुत में हमको इसका परिभाषित देखने को मिलता है, मतलब डिफाइंड इन राहुलो वात्सुत, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको देखिए दोस्तों मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि अशोक ने, हमारे भाई साहब ने अपने बेटा बेटी मतलब महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, कहां पे, श्रीलंका में। तो सबको बस यही याद है ना, कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका, बस। इसके आगे सर और कुछ आता है हमको नहीं, हमें बस हमारा मास्टर साहब इतना ही पढ़ा है कि आप इतना बस याद रख लो, इसके बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन आता है। और क्या आता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, क्या, कि मध्यमा इसको कहाँ भेजे थे, भाई साहब को हिमालय भेज दिए थे कि जाओ, है ना, जैसे मोदी जी ने तपस्या की है हिमालय में बैठ के, वैसे आप भी जाओ वहां समझाओ लोगों को जाके कि बौद्ध धर्म का कितना महत्व है ना। फिर अगला हमारा क्या आता है, मध्यकंतिका, ये कहाँ गए थे, कश्मीर और गांधार वाले रीजन में गए थे। इन तीनों का क्लियर हो गया। फिर दोस्तों हमारे आते हैं महादेव, ये कहाँ गए थे, महे
मैसूर वाले रीजन में गए थे। कहाँ गए थे? मैसूर वाले रीजन में गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, है ना। और नेक्स्ट हमारे कौन आते हैं? सोन और उत्तर। तो ये कहाँ गए थे? हमारे स्वर्ण भूमि गए थे। कहाँ गए थे? स्वर्ण भूमि गए थे। याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा, है ना। ये चीज हिंदी में भी देख लो। महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए थे? हमारे दोनों बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी हमारी गई थी श्रीलंका में। फिर हमारे मध्यम आते हैं, कहाँ गए थे? हिमालय वाले क्षेत्र में गए थे। सौरभ सर, मज्जिकंत कहाँ गए थे? ये भाई साहब गए थे कश्मीर एवं गांधार में। सब याद नहीं रखना है, सब याद होगा भी नहीं, लेकिन महादेव हमारे कहाँ गए थे? मैसूर। कहाँ गए थे? मैसूर। मैसूर किसकी राजधानी थी? हमारे टीपू सुल्तान की थी। क्या करते थे टीपू सुल्तान? रॉकेट छोड़ा करते थे। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी, किसी को याद है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को, आपको याद होगा कि कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, है ना। बहुत सारे लोगों का नाम आपको आएगा। चलिए आगे चलकर हम जब पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मेडाइवल हिस्ट्री के बीच वाला पार्ट वाला जो रीजन है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में ही, तो हम इसको टीपू सुल्तान वाले को अच्छे से देखेंगे। फिर अगला आता है दोस्तों हमारा सोना एवं उत्तरा। तो ये सुवर्ण भूमि वाला रीजन में गए थे। फिर अगला दोस्तों हमारा आता है कि अशोक के अभिलेख। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कि अशोक का नाम, अशोक हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मस्की, गुज्जरा, निट्टूर और उदयगोलम में हमको देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 3 का तो नाम याद रहना ही चाहिए। तो सबसे पहला आता हमारा मस्की। कहाँ है सौरभ सर? कर्नाटक वाले रीजन में है ये, पहली बात। गुज्जरा, गुज्जरा कहाँ पे है सर? दतिया वाले रीजन में है। दतिया कहाँ है बच्चा पार्टी? दतिया हमारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है बेटा? मध्य प्रदेश में। फिर निट्टूर, ये भी कहाँ है सर? कर्नाटक में है सर, याद रहेगा। क्या है राजधानी? बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। और अगला हमारा क्या आता है? अधिकांश अभिलेखों में देवनाम प्रिय कहलाए गए हैं हमारे अशोक, और डी.आर. भंडारकर जी के अभिलेखों के आधार पर उनका इतिहास लिखा है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों 2 तरह की लिपि होती है, एक होता है ब्राह्मी लिपि, एक होता है खरोष्ठी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी और एक होता है हमारा खरोष्ठी। ब्राह्मी लेफ्ट से राइट। जब आप लेफ्ट से राइट लिखते हो, जैसे अपन लोग क्या लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना। अगर कोई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कि सर राइट से लेफ्ट लिखता हूँ, है ना। उसको मैं यहाँ खुद बुलवाकर, मतलब माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भारत रत्न के लिए वो उसका नाम आगे बढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन देखते हैं, चलिए हम देख रहे थे क्या? ब्राह्मी लिपि। तो लेफ्ट से हम राइट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ब्राह्मी लिपि हो गया। बहुत एक बेसिक चीज है। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप जी के द्वारा इसको डेसिफर किया जाता है, मतलब पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो सौरभ सर खरोष्ठी क्या होता है? खरोष्ठी को बच्चा पार्टी राइट से लेफ्ट लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? राइट से लेफ्ट लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? खरोष्ठी हो जाता है। ये चीज याद रहेगा। चलिए अगला हमारा क्या आता है? जो हमारा ब्राह्मी है वो मध्य पूर्वी एवं दक्षिण भारत में, मतलब हमारा सेंट्रल ईस्टर्न और सदर्न इंडियन वाले रीजन में मिलता है। सर्वाधिक प्रयुक्त है ये हमारे किसके? अशोक के अभिलेखों में। तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? ब्राह्मी लिपि में देना है। कैसी भाषा? बाएं से दाएं। मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ कौन होता है हमारा? ब्राह्मी लिपि होता है, ठीक है। और अगला हमारा आता है कैसी भाषा? प्राकृत भाषा में लिखित है। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया। किसके द्वारा डेसिफर किया गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में डेसिफर किया गया। और देवनागरी, तमिल एवं कन्नड़ जैसी आधुनिक लिपियों का आधार बनता है हमारा। देवनागरी तो आप जानते होंगे, है ना। पुराने जमाने में जब पापा जी लोग, दादाजी लोग टाइपिंग किया करते थे तो किसमें करते थे? देवनागरी स्क्रिप्ट में किया करते थे, है ना। तो देवनागरी इसी का आधार है, आगे चलकर बनता है, पता है ना। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या आती है? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी। अगर ये हमारा प्यारा भारत देश है तो प्यारे भारत देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारी खरोष्ठी लिखी जाती है। कौन से वाले रीजन में दोस्तों? नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन, मतलब उत्तर पश्चिम भारत, दैट इज गांधार वाले रीजन में प्रचलित है। कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, मतलब हमारा गांधार वाला रीजन, ये वाला रीजन ये। और प्राकृत भाषा में लिखी गई, सेम है। अरेमिक लिपि से विकसित है। किससे विकसित है? डिराइव्ड फ्रॉम अरेमिक स्क्रिप्ट। और दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। मैंने क्या बताया था? राइट से लेफ्ट। कैसे? राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है ना। और मनसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेखों में प्रयुक्त है। शहबाजगढ़ी दोस्तों मैं अभी आगे चलकर आपको समझाऊंगा, हमारे पाकिस्तान वाले रीजन में है। पाकिस्तान का कल मैंने एक वीडियो डाला था। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा है, क्या आपको पता है? चलो बताना थोड़ा कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। चौधरी रहमत अली जी ने क्या रखा है? पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा है। मुझसे आकर, कल मैं अभी ऑफलाइन क्लास ले रहा था परसों के दिन, बच्चे मुझसे बोलते सर नाम कुछ जम सा नहीं रहा है, मतलब चौधरी एक हिंदू वो है और रहमत अली थोड़ा मुस्लिम वाला हो गया। बोला यार
मैं गलत हूँ क्या? मैं भी अब 1 मिनट के लिए डाउट में आ गया। ऑफलाइन क्लास थी, है ना? फिर बच्चे बोले कि नहीं नहीं सर, आप शायद सही होंगे, एक बार देख लीजिए। सबने देखा तो हाँ, चौधरी रहमत अली ही थे। तो दोस्तों, मैंने बाद में जब उनके बारे में रिसर्च की तो मुझे बाद में खुद पता चला कि जो चौधरी थी वो उनको उपाधि मिली हुई थी, वो उनको टाइटल मिला हुआ था। ये चीज आप याद रखेगा। 1833 में उन्होंने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा था, है ना? पहली बार उन्हीं ने पाकिस्तान टर्म यूज की थी। ये चीज भी आप याद रख लेगा, है ना? नाउ और नेवर का पेम्फलेट मतलब स्लोगन उनने जारी भी कर दिया था। और उसी को मैंने कल एक इंस्टाग्राम में अच्छा वीडियो बना के डाला, तो आज 50-60 हजार लोगों ने आज उसको देख भी लिया। चलिए खैर, कोई बात नहीं, है ना? तक्षशिला एवं लघुमान के अभिलेखों में हमको इसका यूज देखने को मिलता है। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगली हमारी क्या आती है दोस्तों? अब हम देखेंगे अशोक के अभिलेख। तो सबसे पहले शिलालेख आते हैं। तो एक आता है प्रमुख शिलालेख, एक आता है लघु शिलालेख। प्रमुख मतलब दोस्तों हमारा होता है मेजर रॉक एडिक्ट, फिर हमारा आता है माइनर रॉक एडिक्ट। फिर मैं आपको बताऊंगा गुफा लेख के बारे में, दैट इज केव इंस्क्रिप्शन। फिर हमारा आता है पिलर एडिक्ट, मतलब होता है स्तंभ लेख। इसमें भी दो होते हैं, एक प्रमुख होता है, एक लघु होता है। मतलब एक होता है मेजर पिलर एडिक्ट और एक होता है माइनर पिलर एडिक्ट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा मेरे अशोक भाई साहब के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, मतलब 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स बताऊंगा। किसके? हम अशोक के देखेंगे। मतलब 14 प्रमुख शिलालेख धर्म, प्रशासन, जन कल्याण से संबंधित है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं भाई साहब? पशु बलि नहीं करना है ना? जानवरों को नहीं करना है। क्या? काट। ठीक है, काटना नहीं है, मतलब उनकी बलि नहीं देनी है। ठीक है। फिर अगला क्या आता है? मानव एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था करनी है। जी बिल्कुल करेंगे, सही बात है ना? माता पिता गुरु एवं बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये तो किसी शिलालेख में ना भी लिखा हो तब भी पता होना चाहिए कि माता पिता और गुरु का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए आपको। फिर धर्म का क्या करना चाहिए? आपको प्रचार करना चाहिए। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना? और धर्म महामात्रों की नियुक्ति करनी है आपको। किसकी नियुक्ति करनी? धर्म महामात्रों की नियुक्ति करनी है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामात्र। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है वेलफेयर ऑफ पीपल। क्या करना है? लोगों की भलाई करनी है, जन कल्याण करना है। अशोक जी ने किया था जैसे, है ना? कलिंग के युद्ध में, कहाँ पे? 261 बीसी में। जन कल्याण ही तो था वो भी, है ना? अशोक जी के हिसाब से। और धार्मिक सहिष्णुता करनी है, मतलब आपको रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है। अगला दोस्तों हमारा आता है धर्म यात्रा करनी चाहिए। जैसे इन्होंने अपने बच्चा बच्ची किसको? महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेज दिया था। मज्जिमकाओ कहाँ? हिमालय जाओ घूमो। स्वर्ण किसी को मैसूर भेज दिया, है ना? जाओ वहां से रॉकेट लेके आओ। फिर निरर्थक कर्म कांडों की क्या करनी है? आलोचना करना है। इट मींस दैट क्रिटिसिज्म ऑफ मीनिंगलेस रिचुअल्स। फिर हमारा क्या आता है? यश से अधिक धर्म का महत्व देना है। इसका मतलब होता है ग्लोरी थ्रू धम्मा, नॉट फेम। फेम के पीछे मत भागो लल्ला, है ना? और इंपॉर्टेंस ऑफ धम्मा, मतलब हमको क्या पता चलता है दोस्तों? हमको धर्म का महत्व पता चलता है। और देखो फिर आता है धार्मिक सद्भाव। सब छोड़ो एक तरफ और किसको पकड़ लो? मुझे मत पकड़ लेना, 13वें शिलालेख को पकड़ लो, है ना? 13th रॉक एडिक्ट को पकड़ लीजिए। 13th रॉक एडिक्ट में हमको किसके बारे में पता चलता है? कलिंग के युद्ध के बारे में पता चलता है। कब होता है? 261 बीसी में होता है। एक चीज और मैंने आपको नहीं बताई कि अशोक का जब शासनकाल चल रहा था, उसके शासनकाल के 8वें साल, 8th रेगनाल ईयर में क्या होता है? हमारा वॉर होता है। कहाँ का वॉर? कलिंग का युद्ध होता है। कौन से शासनकाल में? 8वां शासनकाल चल रहा था, मतलब 8th रेगनाल ईयर में युद्ध होता है। फिर दूसरी चीज, भेरी घोष को छोड़कर भाई साहब ने धर्म घोष अपना ली। कहाँ पता चलता है? 13वें शिलालेख में पता चलता है। याद रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बाबूजी? 13वां शिलालेख है। 14वें में क्या आता है? सभी का सार, मतलब कंपाइलेशन हमको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करें। अब हम देखते हैं दोस्तों 8 महत्वपूर्ण स्थानों से प्राप्त हुए अशोक के 14 शिलालेख। सबसे पहला हमारा आता है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी हमारे कहाँ? पाकिस्तान वाले रीजन में है। पाकिस्तान में कहाँ? पेशावर वाले रीजन में है। तो पेशावर तो आपको याद ही होगा, पाकिस्तान, है ना? और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों क्या? मानसेहरा। कहाँ पे? ये हजारा, पाकिस्तान वाले रीजन में। कालसी कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून में ही क्या है हमारा? मसूरी है। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं क्या? किसको बोलते हैं? थोड़ा बता दीजिए। फिर अगला हमारा गिरनार। गिरनार में क्या एशियाटिक लायन पाया जाता है क्या? कोई सा लायन पाया जाता है क्या? आपको पता है? गिरनार गुजरात वाले रीजन में। थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा, है ना? कहाँ पे? जूनागढ़। जूनागढ़ में आपको याद होगा जब भारत देश आजाद हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 जगह पर क्या कर दी थी? लठ चलवा दी थी। सबसे पहले ऑपरेशन पोलो कहाँ हुआ था? हैदराबाद वाले रीजन में। हमारे निजाम ऑफ हैदराबाद को बोले कि जाइए, ठीक है। और फिर कहाँ पे? जूनागढ़ में गए थे, है ना? तो वहां के राजा से भी वो क्या करवा ली थी? जन सहमति करवा ली थी। सारी 99% हिंदू पॉपुलेशन थी, उनसे वोटिंग करवा लिया था। फिर तीसरा कहाँ गए? कश्मीर चले गए। तो कश्मीर में राजा कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह थे कि दूसरे राजा थे, है ना?
तो उनके पास जाते हैं, तो उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमारा आता है दोस्तों धौली वाला रीजन। धौली कहाँ पे हमारा, पुरी उड़ीसा में है। फिर हमारा आता है जौगढ़, कहाँ पे, गंजाम उड़ीसा में है। फिर आता है येरागुड़ी। येरागुड़ी कहाँ, कुरनूल। कुरनूल आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। और फिर हमारा आता है सुपारा, कहाँ पे है, ठाणे महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इनमें से मैं आपको बता दूं, शाहबाजगढ़ी इंपॉर्टेंट है, मानसेहरा इंपॉर्टेंट है, गिरनार इंपॉर्टेंट है, और हमारा सुपारा और येरागुड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए एनी हाउ, है ना। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, ये हमारे देखिए 8 महत्वपूर्ण स्थानों का मानचित्र है। मैंने आपको बताया शहबाजगढ़ी कहाँ पे, हमारे पेशावर वाले रीजन में पाकिस्तान। मानसेहरा कहाँ, हजारा पाकिस्तान। कालशी देहरादून। गिरनार, गिरनार कहाँ है हमारे, ये हमारा गुजरात वाला रीजन है, तो गुजरात वाले रीजन में। फिर हमारा पुरी उड़ीसा वाले में धौली है। फिर जौगढ़, गंजाम उड़ीसा, येरागुड़ी, कुरनूल। फिर आता हमारा सुपारा। दोस्तों अगले की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये हमारा आता है 14 प्रमुख शिलालेखों के अलग अलग स्थल, है ना, लघु शिलालेख। कैसे, तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है रूपनाथ। तो रूपनाथ की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे कहाँ, कटनी में है। कहाँ पे है दोस्तों, हमारे प्यारे कटनी में है, ना कि जबलपुर में है। ठीक है, तो कटनी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लाइम, चूना मिलता है कहाँ पे, चूना पत्थर हमारे कटनी में मिलता है। और नेक्स्ट आता है हमारा तिगरा। तिगरा का विष्णु मंदिर भी कहाँ पे, हमारे कटनी में है, ये भी चीज याद रखिएगा। फिर हमारा आता है गुजरा अभिलेख। गुजरा कहाँ पे है, दतिया। दतिया में हमारा पीताम्बरा पीठ भी है, बहुत फेमस है, आपको भी जाना चाहिए एक बार, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला हमारा क्या आता है, सासाराम बिहार। सासाराम बिहार, याद आया वो हमारा खिलाड़ी कौन था, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जी की क्या है, टूम्ब है, कहाँ पे, हमारे सासाराम बिहार पे। 1540 से लेकर 1555 तक सुर एम्पायर चला था, ये भी याद है कि नहीं है, हुमायूं भाई साहब चले गए थे घर छोड़ के। 1540, सॉरी, 1540 से लेकर 1555 तक सुर एम्पायर था। कौन सा एम्पायर था, सुर एम्पायर था। और सासाराम बिहार में हमारे शेर शाह सूरी, जिन भाई साहब ने ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, वो वहीं पे शहीद हो गए थे, है ना। फिर हमारा कहाँ आता है, भाबरू अभिलेख। भाबरू कहाँ पर है, हमारे राजस्थान वाले रीजन में। फिर हमारा आता है मस्की। मस्की कहाँ पे, रायचूर। रायचूर डोआब का नाम सुने होगा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में हमारा रायचूर डोआब आता है। मोस्ट फर्टाइल लैंड है वो हमारी, पता है ना, कर्नाटक वाला रीजन है। चलिए अगला आता है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के बारे में भी आपने सुना होगा, ये हमारा कर्नाटक वाला रीजन है। और फिर हमारा आता है सिद्धपुर, ये भी ब्रह्मपुरी के पास ही है, ये हमारा कर्नाटक वाला रीजन है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर अगला हमारा क्या आता है, देखिए ये वही है, येरागुड़ी कहाँ पे, इस पर 3 चीजें याद रखो, कहाँ पे येरागुड़ी, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, गोवी मठ कहाँ पे, कर्नाटक में है। और सारो मारो आपको याद रखना है, ये हमारे कहाँ पे, शहडोल, गलत लिखा है भाई, है ना। कहाँ पे है सारो मारो, सीहोर में है। कहाँ है, सारो मारो की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर में है। सीहोर किस संभाग में आता है, हमारे भोपाल में आता है। सौरभ सर एक चीज और तो बताइए कि 1972 में सीहोर से अलग होकर हमारा भोपाल बना था, पता है किसी को। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, सिटी ऑफ लेक्स किसको कहते हैं, भोपाल को कहते हैं। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहाँ पे है, भोपाल में है, पता है ना, है ना। 5 हिल्स हैं, 5 हिल्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्नेक के नाम से जानते हैं, SNAKE। तो एस से क्या हो गई, श्यामला हिल्स हो गई। एन से क्या हो गई, न्योरी हो गई। ए से क्या हो गई, अरेरा हिल्स। तो आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जाकर। तो क्या बनेंगे, सतपुड़ा भवन में जाएंगे, वल्लभ भवन में जाएंगे, अपना क्या लेने, अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाएंगे ना, SDM और डेप्यूटी कलेक्टर बनोगे ना। फिर तो अरेरा हिल्स में हमारे क्या होते हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जाते हैं। फिर के से हो गया कटारा, और ई से हो गया हमारा ईदगाह। तो ये हमारा हो गया पूरा भोपाल खत्म, है ना। फिर अगला दोस्तों हमारा ये चीजें हो गई कंप्लीट। और तो ये आपको सीहोर वाला चीज याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अगर मैं आपसे बताऊं कि मध्य प्रदेश की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में एक भी प्रमुख शिलालेख नहीं है। देयर आर नो मेजर रॉक एडिक्ट्स इन मध्य प्रदेश, है ना। देयर आर नो मेजर रॉक एडिक्ट साइट्स इन मध्य प्रदेश। लेकिन रूपनाथ की बात करूं तो फिर से जबलपुर आ गया भाई, जबलपुर नहीं कटनी है, क्या है, कटनी है ना। कटनी कहाँ, मध्य प्रदेश। गुजरा कहाँ, दतिया में है। सारो मारो कहाँ, फिर से गलत, कहाँ है, सीहोर में है। ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। और अगला आता है गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम लिखा गया है, कहाँ पे है, कहाँ आया था ये, MPPSC प्रीलिम्स 2026 का बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला अगर मैं आपसे बात करूं, तो अब कुछ और इंस्क्रिप्शंस की बात करूं, तो सबसे पहला आता है दिल्ली तोपरा स्तंभ, कहाँ पे हमारे, तोपरा इज इन हरियाणा, ये चीज याद रहेगी। और फिर हमारा आता है दिल्ली मेरठ स्तंभ, कहाँ पे, मेरठ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बालक, है ना।
उत्तर प्रदेश के कुछ बालक भी देख रहे होंगे हमको, तो मेरठ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गन्ना बहुत अच्छी मात्रा में होता है वहां, है ना। और फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करूं तो ये उस लेजेंड का बेटा है जो एक हमारे बहुत बड़े धुरंधर हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक भाई साहब ने दिल्ली से दौलताबाद बोला कि चलो ले चलो, कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं ना। तो क्या होता है, दिल्ली से दौलताबाद गए, 5,000 लोगों को लेके, 2,500 जाते जाते खत्म हो गए, ठीक है। बोले कि अरे कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। फिर वहां पहुंचे तो देखिए पानी की कमी है यार, दौलताबाद महाराष्ट्र में पानी की थोड़ा सा कमी चल रही थी। तो वहां जाके बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक भाई साहब हमारा कि नहीं यार, मन नहीं लग रहा है यहाँ मेरा, है ना, दिल्ली की याद आ रही है। तो वो वापस दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद से दिल्ली ले गया। तो जाते टाइम 2,500 और खत्म हो गए। तो कितने बचे, शून्य बटे सन्नाटा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, है ना। उनने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उनके ही बेटे कौन थे, सुपुत्र, ये भी ट्रांसफर किया करते थे, किसका, स्तंभों का, है ना। तो ये क्या किया, फिरोज शाह तुगलक भाई साहब ने इसको शिफ्ट कर दिया था, एक स्तंभ को, किसको, ये वाले स्तंभ को। ये चीज याद रखनी है। फिर हमारा आता है लौरिया अरारज, कहाँ पे है ये, हमारे चंपारण। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। चंपारण से आपको एक चीज याद रखना है, केक, क्या याद रखना है, केक। सी से हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। अरे बोलोगे भाई सौरभ सर, कभी गांधी जी को बीच पे ले आते हो, कभी चौधरी रहमत अली को ले आते हो, है ना, कभी किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को ले आते हो ना, लल्ला ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा, चीजों को आप रिलेट करोगे ना जितना ज्यादा, आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा। एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करिए। तो सी से हमारा चंपारण सत्याग्रह होता है। फिर होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कौन सी मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती। फिर हमारा के से खेड़ा सत्याग्रह होता है ना। तो ये तीनों चीजें आपको याद हो गई, 1917 1918 वाला कहानी, है ना। और अगला हमारा आता है लौरिया अररज, कहाँ पे है, चंपारण बिहार में है ना। लौरिया नंदनगढ़, ये भी कहाँ पे है, हमारे चंपारण बिहार वाले रीजन में है। और ये मोर की आकृति है, इसमें किसकी आकृति है दोस्तों, मोर की आकृति है। दैट मींस फेमस फॉर पिकॉक इंग्रेविंग। फिर हमारा आता है रामपूर्व स्तंभ। फिर हमारा आता है प्रयाग स्तंभ। तो प्रयाग कहाँ पे है, हमारे इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ है दादू, यूपी वाले रीजन में है। फिर हमारा आता है दोस्तों अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करूं तो उनके पुत्र रहते हैं हमारे कुणाल। फिर अगर अगले इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट की बात करूं तो हमारे दशरथ हैं, ठीक है। फिर अगले हमारे आते हैं संप्रति। संप्रति का मैंने आपको बताया था कौन सा धर्म अपना लिया था भाई साहब ने, जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म, जैन धर्म अपना लिए थे। इज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, मतलब अनुयायी थे जैन धर्म के। अगला आता है हमारा, इन तीनों का याद मत रखिए, कोई बात नहीं, है ना। फिर अगले हमारे आते हैं बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का आपको याद रखना है ना। बृहद्रथ मैंने आपको बताया था, हमारे मौर्य साम्राज्य के लास्ट रूलर थे, लास्ट प्रोमिनेंट रूलर थे। इनको मतलब वीक वीक रूलर कह लो, है ना। वीक रूलर क्यों थे, क्योंकि इनके जो सेनापति थे खुद के, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उनने इन्हीं का निधन कर दिया। तो ये खत्म हो गए हमारे भाई साहब। तो ये चीज हमारी हो गई क्लियर। फिर अगला हमारा दोस्तों आता है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो किस पे आधारित थी, कृषि पर आधारित थी हमारी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। भूमिकर कितना लिया करते थे, 1/6 लिया करते थे। लेकिन मैंने रुम्मिन द इंस्क्रिप्शन में आपको बताया था कि अशोक ने कितनी कर दी थी, 1/8 कर दी थी, रिड्यूस करके, ठीक है। ये चीज भी याद रखिएगा। सिंचाई कैसे होती थी, नहर, कुएं एवं सुदर्शन झील के तहत हुआ करती थी। व्यापार की अगर मैं बात करूं तो सड़क एवं नदी मार्ग हुआ करता था। उद्योग मतलब इंडस्ट्री की बात करूं तो वस्त्र, खनन और हस्तशिल्प हुआ करता था। आहत मुद्राएं हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है पंच मार्क्ड कॉइन्स। कौन से कॉइन्स दोस्तों, पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज किया करते थे। तो ये चीज आपको याद करना है ना। और राज्य नियंत्रण किसके हिसाब से होता था, अर्थशास्त्र के हिसाब से हुआ करता था। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा क्या आता है, राजा। देखिए राजा क्या था, हमारा सर्वोच्च शासक था, मतलब किंग क्या था, सुप्रीम रूलर था। फिर मंत्री परिषद का मतलब होता है दोस्तों हमारे मिनिस्टर्स, है ना, राजा की सहायता करते थे। जैसे मोदी जी के साथ हमारे कौन रहते हैं, अमित शाह रहते हैं, है ना, गडकरी जी रहते हैं, राजनाथ सिंह जी रहते हैं। और फिर हमारा आता है प्रांत। प्रांत का मतलब होता है प्रोविंसेस। मैंने दोस्तों आपको 6 प्रांतों के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, आपको अगर याद होगा तो, है ना। तो उनका भी हमारे हेड हुआ करते थे, हम आगे पढ़ के, कुमारों द्वारा शासित किया जाता था। फिर जिले होते थे, है ना, फिर हमारे ग्राम होते थे, फिर हमारे गुप्तचर होते थे। गुप्तचर आपको पता ही होगा, स्पाई, है ना, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम हुआ करता था। फिर हमारा सेना होती थी, फिर हमारा राजस्व होता था, मतलब रेवेन्यू सिस्टम होता था, जिसका हेड होता हमारा समहर्ता। समहर्ता हमारा राजस्व का हेड होता था। तो आइए अब हम देखते हैं, केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था हमारे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारे सप्तांग सिद्धांत के बारे में हमारे कौन बताते हैं, चाणक्य बताते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है सौमिन। सौमिन को ही हम राजा कहते थे। फिर आता है हमारा अमात्य, को ही हम मंत्री कहते थे। जनपद, जनपद को हम टेरिटरी, पॉपुलेशन वाला रीजन कहते थे। दुर्ग मतलब होता था फोर्ट, मतलब किला। फिर हमारा आता है कोष। कोष मतलब दोस्तों होता है धन, मतलब ट्रेजरी। और फिर हमारा आता है दंड, मतलब होता है सेना।
और मित्र मतलब होता है मित्र, और सहयोगी मतलब हमारा एलआई या फिर फ्रेंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, स्वामित्व, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आता है दोस्तों हमारा, देखिए अब हमारा आता है अष्टादश तीर्थ, मतलब 18 तीर्थास के बारे में हम देखेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले हमारे आते हैं मंत्री, मंत्री मतलब हमारे प्रधानमंत्री। फिर हमारे आते हैं पुरोहित, पुरोहित का मतलब होता है प्रीस्ट, मतलब जो पूजा पाठ करता है भाई, है ना। फिर हमारे आते हैं सेनापति, सेनापति को हम क्या बोलते हैं, सेनापति को सेनापति ही बोलते हैं, कमांडर इन चीफ, है ना, तो सेना का प्रमुख होता है। फिर हमारे आते हैं युवराज, युवराज कौन है हमारे, युवराज युवराज है मतलब क्राउन प्रिंस है। फिर हमारे आते हैं दौवारिक, दौवारिक कौन होते थे, चीफ ऑफ पैलेस गेट्स, अरे आप वो बोलते हो ना दरबारी, है ना, दरबारी जो होते हैं हमारे वो दौवारिक हुआ करते थे। फिर हमारे आते हैं अनंत वर्षिक, मतलब राज परिवार का प्रमुख हुआ करता था ये बंदा, हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों अगले हमारे आते हैं प्रशास्ता, प्रशासता की मैं बात करूं तो ये कौन होते थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर हुआ करते थे, मतलब प्रशासनिक, देखिए मतलब प्रशासनिक एवं न्यायिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे हमारे कौन, प्रशासता। फिर हमारे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था राजस्व मतलब रेवेन्यू के हेड हमारे कौन होते थे, समहर्ता, राजस्व संग्रह प्रमुख हुआ करते थे। सन्निधाता किसके हेड हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष के हेड हुआ करते थे, मतलब सन्निधाता कौन हुआ करते थे दोस्तों, हमारे ट्रेजरर हुआ करते थे। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमारे आते हैं प्रदेष्टि, प्रदेष्टि मतलब होता है प्रांतीय हेड, है ना, प्रांतीय प्रशासक मतलब प्रोविंशियल गवर्नर। मैंने आपको बताया था ना हमारे 6 प्रोविंसेस थे, है ना, तो उनके 6 हेड हुआ करे हेड होते थे, है ना। फिर हमारा आता है नायक, नायक कौन होता है, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, जैसे हमारे पुलिस या सेना के, जैसे हमारे डीजीपी साहब होते हैं सबसे बड़े होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वैसे ही हमारे कौन होते थे, नायक। फिर हमारे आते पौरा, मतलब हेड ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन के प्रमुख हुआ करते थे। फिर अगला दोस्तों हमारा आता है व्यवहारिक, मतलब मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन होते थे, व्यवहारिक मतलब होता है हमारा हेड ऑफ जुडिशियल अफेयर, दैट इज चीफ जज। हमारे चीफ जज कौन होते थे, व्यवहारिक होते थे। फिर हमारा आता है दोस्तों कर्मेंतिक, तो हमारे कर्मेंतिका की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडस्ट्रीज के हेड हुआ करते थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब होता है हमारा उद्योग के प्रमुख हमारे कौन हुआ करते थे, कर्मेंतिका हुआ करते थे। फिर अगला आता है हमारा मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो ये कौन होते थे, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, जो उसका अध्यक्ष होता था, उसको हम ये कहा करते थे, क्या कहा करते थे, मंत्री परिषद अध्यक्ष। फिर हमारे आते हैं दंडपाल, मतलब पुलिस के चीफ हुआ करते थे, किसके चीफ, पुलिस के चीफ मतलब हमारे डीजीपी, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों दंडपाल, इनको हम कहा करते थे। फिर हमारे आते हैं दुर्गपाल, दुर्गपाल कौन होगा, दुर्ग मतलब फोर्ट का हेड होगा, फोर्ट का अध्यक्ष हमारे, मतलब किले का जो अध्यक्ष होगा पूरा, उसको हम दंडपाल कहेंगे, मतलब सॉरी दुर्गपाल कहेंगे, मतलब दुर्गों का प्रभारी। फिर आता है हमारा अंतपाल, मतलब सीमाओं का रक्षक, किसका रक्षक, फ्रंटियर गार्ड चीफ होता है हमारा कौन दोस्तों, अंतपाल। देखिए ये 18 जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जैसे स्टेट पीसीएस का, उसमें जो मेंस वाला टॉपिक होता है उसमें ये आता ही आता है, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, मेंस वाले टॉपिक रीजन में ये आपको जरूर दिखेगा, तो याद रख लेना, इनको रट लेना, है ना। और नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, अगर मैं आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में और आगे की तरफ लेके जाऊं तो सबसे पहले होते हैं हमारे पान्य अध्यक्ष। तो पान्य अध्यक्ष क्या होते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य के हेड होते हैं, तो पान्य अध्यक्ष हमारे ट्रेड और कॉमर्स के हेड होते हैं। फिर हमारे होते हैं शुल्क अध्यक्ष, कर एवं शुल्क के होते हैं, शुल्क अध्यक्ष किसके होते हैं, कस्टम्स और टैक्सेस के हेड होते हैं ये। सीता अध्यक्ष, दोस्तों हमारे मौर्य साम्राज्य के टाइम पे सीता किसको कहा करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड को हम सीता कहा करते थे, ठीक है, कृषि भूमि को हम सीता कहते थे। तो जो हमारा सीता अध्यक्ष कौन होगा, हमारे एग्रीकल्चर का पूरा हेड होगा वो सीता अध्यक्ष होगा, है ना। तो कृषि विभाग का हेड कौन होगा, सीता अध्यक्ष होगा। फिर हमारा आता है आकार अध्यक्ष, तो ये खनन का विभाग का होगा, मतलब माइनिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा हमारा कौन, आकार अध्यक्ष। फिर लक्ष्य अध्यक्ष मतलब लक्ष्य अध्यक्ष क्या होता है दोस्तों, टकसाल एवं मुद्रा, मतलब मिंटिंग और कॉइनेज का हमारा हेड कौन होगा, लक्षणाध्यक्ष होगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला दोस्तों हमारा आता है नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष कौन होता है, हमारा जल परिवहन का हेड होता है, किसका हेड होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हेड होता है। फिर हमारा अश्वाध्यक्ष होता है, तो अश्वाध्यक्ष किसका होता है, घोड़े विभाग का हेड होता है, मतलब हॉर्सेस का हेड होता है। देख रहे हो उस समय कितने भाई ये लोग आगे थे, कब की बात हो रही, 320 बीसी की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। और फिर हमारा क्या आता है गज अध्यक्ष, गज अध्यक्ष कौन होता है, हमारे एलिफेंट्स का हेड हुआ करता था। फिर हमारा आता है, हमारा कौन आता है,
मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष मतलब होता है पासपोर्ट और हमारे जो राजकीय मोहर होती हैं, सील्स होती हैं, उनका अध्यक्ष होता है। फिर आता है हमारा नगर अध्यक्ष, तो ये नगर प्रशासन का हेड होता है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यही भाई साहब देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राजस्व प्रशासन, राजस्व विभाग। आप डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे तो किस विभाग के हेड होंगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होंगे, राजस्व विभाग के हेड बनकर जाएंगे। सबसे नीचे कौन मिलेंगे? पटवारी जी मिलेंगे, है ना। फिर ऊपर कलेक्टर साहब तक बात जाती है, पता है ना। चलिए, तो क्या होता है हमारा भाग? भाग मतलब का कितना होता है? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ये होता है हमारा भाग। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस क्या होता है? हमारा भाग होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये हमारा लैंड रेवेन्यू होता है, ये चीज आप याद रखिए। फिर होता है दोस्तों हमारा बली। बली क्या होता है? अतिरिक्त कर होता है, इसका मतलब होता है एडिशनल टैक्सेस। फिर हमारा आता है विस्टी। विस्टी को आपको याद रखना है, बेगार मतलब जो फोर्स लेबर होती है वो हमारा विस्टी में आती है। किस में आती है? विस्टी में आती है। तो हमारा फोर्स लेबर बेगार, ठीक है, विस्टी। फिर दोस्तों हमारा क्या आता है अगला? चोरज्जू, मतलब चोर, चोरी कर रहे हो उसको ढूंढने के लिए भी आपको एक क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जो आपके यहाँ चोरी करते हैं और उनको पकड़ने के लिए भी आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। सोच रहे हो आप, समझ रहे हो, है ना। तो चोरज्जू हो गया, चोरों की खोज हेतु। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा प्रलय। प्रलय की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपातकालीन कर होता है, मतलब एक इमरजेंसी टैक्स होता है। कैसा टैक्स होता है? इमरजेंसी टैक्स होता है। और अगला आता है पिंडरकार। पिंड कर की अगर मैं बात करूं तो पूरे गांव से वार्षिक कर लिया जाता है, मतलब एनुअल विलेज टैक्स होता है हमारा दोस्तों क्या? पिंड कर। ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीन है, कौन है जो पेपर में पूछे जाते हैं? भाग। भाग पूछा गया है भाई, कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। रुम्मिन अभिलेख वापस एक बार फिर बोल दे रहा हूं, कितना कर दिया था अशोक ने? 1/8 कर दिया था रिड्यूस करके। बलि पूछा जाता है, बलि कौन होता है ना, ये अतिरिक्त कर होता है, एडिशनल टैक्स होता है। विस्टी पूछा गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, विस्टी क्या होता है? विस्टी क्या होता है? फोर्स्ड लेबर होता है, बंधुआ मजदूरी जानते हो। दे दनादन मूवी देखिए, दे दनादन मूवी में अक्षय कुमार रहता है, वो बंधुआ मजदूर रहता है सिंगापुर जाकर, किसका? अपनी मैडम का, है ना। और बेगार अनिवार्य श्रम होता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला आपको याद रखना है हमारे मौर्यकालीन कला के बारे में। बस खत्म हो रहा है हमारा मौर्यकालीन आर्ट, मतलब मौर्यन आर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे स्तंभ होते थे और एक हमारे स्तूप होते थे। तो स्तंभ में हम सारनाथ स्तंभ अभी हम पढ़ेंगे। स्तूप तो देखिए, आपको स्तूप याद होंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, मतलब बुद्धिज्म वाली में। सांची स्तूप, बहरूत स्तूप, है ना। फिर हमारे ऐसे बहुत सारे और होते हैं, है ना। तो देखिए, सांची का मैंने आपको बताया था कहाँ पे? हमारे रायसेन में है, याद है। बहरूत स्तूप मैंने आपको कहाँ बताया था? हमारे मध्य प्रदेश के सतना वाले रीजन में है, याद है। चलिए, तो ऐसे ही हमारे स्तूप हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे, अगर मैं आपसे बोल दूं, बात करूं सारनाथ सिंह स्तंभ के बारे में, तो देखिए अशोक के द्वारा सारनाथ में बनाया गया था। और बच्चों, सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ हमारे वाराणसी वाले रीजन में है। कहाँ पे? वाराणसी, मतलब हमारा कहाँ पे आता है वाराणसी? वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश। तो 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व के समय इसको बनवाया गया था, सारनाथ के स्तंभ को। याद है आपको भारत देश के बारे में? तो भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक को इसको भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। कब? 1950 में इसको भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। इसकी एक खासियत है कि ये चारों दिशाओं से, चारों तरफ से पीठ दिखाकर खड़ा हुआ है, मतलब एक ये हमारा लायन है, एक ये लायन है, एक ये लायन, और एक पीछे एक और लायन है जो दिख नहीं रहा है। चमकदार बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? चमकदार बलुआ पत्थर, मतलब मेड ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन। पॉलिश्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है हमारा कौन? सारनाथ का हमारा स्तंभ। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों सारनाथ लायन कैपिटल। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है मौर्यकालीन कला का हमारा सर्वोत्तम उदाहरण है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 1950 में इसको हम नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बना दिए थे। नेशनल एम्बलम आप समझते हैं ना, है ना। ये हमारा ये है, आपने तिरंगा देखा है? तिरंगे के बीच में आपको नेशनल एम्बलम दिखता होगा हमारा, है ना, अशोक चक्र, याद है। चलिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, फिर अगला हमारा आता है ओल्डेस्ट रॉक कट की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? बस एक चीज याद रखो, कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में, जहांबाद में। कहाँ पे? हमारे जहानाबाद वाले रीजन में है, बिहार में है। दूसरी चीज याद रखना है, रख लो, कहाँ पे है? जहानाबाद बिहार में है। और आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई थी, आजीविका सेक्ट के लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 गुफाएं हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। कौन सी? लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी यहां पर स्थित है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। भारत की सबसे प्राचीन शेल कट गुफाएं हैं, मतलब इसका ये हुआ कि ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया। याद रहेगा आपको ये चीज। फिर दोस्तों अगली चीज हमारी आती है, फाइनली हमारा मौर्य साम्राज्य पूरा समाप्त होता है, मौर्यन एम्पायर। देखिए, मेहनत तो बहुत लगती है यार, टीचिंग में भी लगती है और पढ़ने में भी लगती है, क्योंकि मैं एक खुद स्टूडेंट भी हूँ। मैं अब
थोड़ा सा एक टीचर भी बन चुका हूँ, है ना। मेहनत है, हर फील्ड में मेहनत है, मैं बस शायद ये है कि डबल मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के कंपैरिजन में, है ना। तो अच्छा है, लेकिन मेहनत का भी मजा एक अलग है, जब 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ लोग आपको देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका भी एक अलग मजा होता है ना। इसीलिए मेहनत तो करना है भाई, है ना। संघर्ष के बिना तो जीवन अधूरा है। मेहनत आप भी करते चलिए, हम भी करते हैं, साथ में मेहनत करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे अपन लोग, है ना। बहुत एक अच्छा कोट मैंने लिखा है, उठो और युद्ध करो, तुम्हें विश्राम का अधिकार नहीं है ना। मेरी माँ हमेशा सुबह कहा करती थी जब मैं सोकर लेट उठता था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भावार्थ ये निकल कर आ रहा है कि बेटे उठ जाओ, सुबह हो गई है ना। सभी लोग अपने काम पे जा चुके हैं, है ना, अब आप भी उठिए और अपने काम पे लग जाइए, है ना। मिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग, आपका जो काम है वो सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए, है ना। तो ये चीज आप भी याद रखिए, कहीं पर आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। अपने आगे चलकर जो आपकी जनरेशन होगी उसको सुना सकते हैं, क्योंकि आपने तो सुना नहीं है ये सारी बातें, है ना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सेशन था। अगले सेशन में जल्द ही मिलते हैं। अब हमारा शुंग डायनेस्टी और पोस्ट मौर्यन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।